क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। मैथेस सेल्डन और थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सेल्डन और स्वान थे वो कौन से सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी ये दोनों ने ही दिया था। कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो कौन से कोशिका अंगक हैं जिनको कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हाउसकीपर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18। कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? इसका मतलब कोशिका की सभी जितनी भी गतिविधियां होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन बॉस होता है? तो 18 का हो जाएगा आंसर बी, न्यूक्लियस। 19। जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। सिर्फ विकास और विभेदन की भूमिका निभाता है, विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, जिसके कारण संरचना विकास होता है। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारा। तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ कौन सा हो गया? तो सारा। अगला आ जाएंगे 20 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, सही है। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है, सही है। अर्धसूत्रीय जननीय कोशिकाओं में होता है, सही है। मियोसिस जो होता है वो गैमेटिक सेल्स में होता है, गैमेट बनाने वाले सेल्स में होता है। समान जनक कोशिका की संतति कोशिका समरूपी नहीं होती है, ये आंसर हो जाएगा असत्य, गलत। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड्स को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम होता है और एंजाइम पाया जाता है। मतलब सेल में तो डीएनए होता ही है, लेकिन इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, राइबोसोम होता है और इसके पास एंजाइम्स भी होते हैं। आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा डैश से जुड़ा होता है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि डबल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नालिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार देखते हैं। नाभिक से कोशिका की सतह तक, न्यूक्लियस से कोशिका के सरफेस तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःद्रव्यीय जालिका। निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। 24 नंबर है, निम्न में से कौन कोशिका की स्थिति का चयन करें? तो अणु है, रचक खंड है, बिल्डिंग ब्लॉक है, अंग है, परमाणु है। तो इसका आंसर दिया हुआ है अंग। 24 का सॉरी बी, ये कोशिका जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, अंग नहीं है, ठीक। मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका कोशिका। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस। अगला क्वेश्चन है 27। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती है, मतलब क्रोमोसोम कहलाती है। प्रत्येक रंध्रित छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। प्रत्येक रंध्रित छिद्र किसके द्वारा रक्षित होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिक संयोजन डैश कहलाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिक संयोजन क्या कहलाते हैं? तो जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। 30 का आंसर हो जाएगा बी, जीव द्रव्य तंतु। 31 क्वेश्चन है, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए
जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। तो इसकी जस्ट अभी पहले भी पढ़े थे, तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। चलिए अगला 32 नंबर आते हैं। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करती है। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करती है। तो जहाँ भी एनर्जी से रिलेटेड आए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उसका आंसर होता है। प्रोटीन संश्लेषण डैश में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम में होता है, इसी को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, सल्की उपकला। ये इरेगुलर होता है और षटकोणीय होता है। अगला क्वेश्चन 35 है। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। 35 का आंसर हो जाएगा डी, तारक का मतलब सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये स्पिंडल फाइबर्स को ये खींचने का काम करता है। चलिए अगला 36, अनुवांशिकता की इकाइयाँ हैं। 36 का क्या है? अनुवांशिकता की इकाइयाँ हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीन। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। कोशिका अंगक, कोशिका का वो कौन सा अंग है, सेल का वो कौन सा पार्ट है जो सारे गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। 37 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है 38। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो न्यूक्लियस करता है या नाभिक करता है। अगला आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 39। मानव में काई कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो 39 का क्वेश्चन है, मानव के काई कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो काई कोशिका मतलब सोमैटिक सेल्स में कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। किस जीव में फ्लैजलम पाया जाता है? फ्लैजलम जो जिसे लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें फ्लैजलम पाया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, पैरामीशियम में। अगला क्वेश्चन है 41। पानी में रखी कोशिका का ऑस्मोटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पानी में रखी कोशिका का ऑस्मोटिक विस्तरण निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी, वैक्यूल्स के द्वारा। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन। हमें रॉन्ग पूछ रहा है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन और ग्वानिन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ ये उल्टा थोड़ा किया हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर होता तो सही हो जाता ये वाला। अगला क्वेश्चन है 43। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिम्ब। 43 का आंसर हो जाएगा बी, डिम्ब। अगला क्वेश्चन है 44। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव डैश कहलाता है। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा द्विगुणित। अगला क्वेश्चन है 45। अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। तो अगर 45 का आंसर हो जाएगा डी, यह विविधता सृजित करता है। अगला क्वेश्चन है 46। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। कौन सा ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिन्हें कोशिका की खोज किया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी से हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा एक कोशिका। अगला क्वेश्चन है 48। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित रहता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित रहता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अगला क्वेश्चन है 49। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है वो बेंडा के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। तो 50 जो क्वेश्चन है क्या है? डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है।
तो कोशिका में पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। 51 को नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? न्यूक्लियस के अलावा कौन से सेल ऑर्गेनल में डीएनए पाया जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है? 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है 53, किस कोशिकांग के स्वयं में डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के स्वयं में डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है 54, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, कैरोटीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 55, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है 56, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन। तो कहाँ पूछा है? डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए 56 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलेखन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, गोल्जी बॉडीज। अगला क्वेश्चन है 58, डैश में ग्लाइकोजेन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस पुटिका शामिल है। डैश में ग्लाइकोजेन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस पुटिका शामिल है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ये, साइटोप्लाज्म। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उत्तक। चलिए अब टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू का, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? तो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट कौन सा है? तो पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के भीतर की जगह को भरता है? सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तक की मरम्मत करता है और अंग के भीतर की जगह को भरता है? तो ये कौन सा है? एरियोलर टिश्यू। अगला क्वेश्चन है थर्ड, उत्तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो थर्ड का आंसर हो जाए कौन सा गलत है इसमें? तो बहुकोशिकीय जीव में केवल एक उत्तक होना। एक उत्तक कैसे होगा? खूब सारा उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, गलत मिलान को चिन्हित करें। फोर्थ क्वेश्चन है, गलत मिलान को चिन्हित करें। तो फोर्थ का गलत कौन सा है इसमें? एरेनकाइमा स्थानिक प्रगाढ़न, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका डैश उत्तक वसा से भर जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका डैश उत्तक वसा से भर जाता है। तो फिफ्थ का कौन सा हो जाएगा? इसका एडिपोज टिश्यू जो है वो भर जाता है पूरा। अगला क्वेश्चन है सिक्स, पशुओं में ना पाया जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा विभोज्यतक उत्तक। अगला क्वेश्चन है सेवन, कोशिकाओं की दीवारें पतली होती है और कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं। कोशिकाएं जीवित हैं और वे संग्रहित करती हैं। उपयुक्त उल्लेखनीय लक्षण किस पर लागू होते हैं? तो सेवंथ का एक बार फिर से रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन है? कोशिकाओं की दीवारें पतली होती है और कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं। कोशिकाएं जीवित हैं और वे भोजन संग्रहित करती है। उपयुक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होते हैं? तो किस पे लागू होगा? 7 का डी, ये मृदुतक पे। अगला क्वेश्चन है 8, निम्न में से गलत कथन पहचानिए। 8 का कौन सा गलत है इसमें? तो
तो 8 का आंसर है बी, उपकला उत्तक में अत्यधिक अंतरकोशिकीय जगह होती है। उपकला उत्तक में अत्यधिक अंतरकोशिकीय जगह अंतरकोशिक जगह होती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 9th, पोषवाह चार प्रकार की कोशिकाओं से बना है। डैश चांदनी नली, पोषवाह तंतु, पोषवाह मृदुतक और 9th का आंसर हो जाएगा डी, सहचर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है 10th, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है। तो 10th का आंसर हो जाएगा डी, उपकला उत्तक। अगला क्वेश्चन है 11, वृश्चिका डैश में पाए जाते हैं। 11, वृश्चिका डैश में पाए जाते हैं। तो वृश्चिका तंत्रिकीय उत्तक में पाए जाते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 12th, जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर कौन क्या उपस्थित होते हैं। तो 12th का हो जाएगा सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभोज्यतक उत्तक। अगला क्वेश्चन है 13, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक उत्तक है। जिम्नोस्पर्म में कौन सा जो उत्तक है, कौन सा टिश्यू है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जिम्नोस्पर्म में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैकिड्स। 13 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 14, मुख की गुहिकाएं, रक्तवाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। मुख की गुहिकाएं, रक्तवाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, सल्की उपकला। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पशु उत्तक को स्राव और अवशोषण में सहायता करता है। क्वेश्चन है 15 नंबर, पशु उत्तक को स्राव और अवशोषण में सहायता करता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, उपकला उत्तक। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इकोलॉजी पर्यावरण में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी। 16 का क्या हो जाएगा, इकोलॉजी पर्यावरण से सेम रिलेटेड है, उसी तरह से हिस्टोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो 16 का आंसर है हिस्टोलॉजी टिश्यू से रिलेटेड है। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला है 17, कार्डियक मसल उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल डैश में मौजूद होता है। जो कार्डियक सेल है, कार्डियक टिश्यू है, वो कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी उत्तक की विशेषता है। 18th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थायी उत्तक की विशेषता है। तो 18th का आंसर हो जाएगा डी, अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है। तो डेंटिन सबसे बड़ा दंत उत्तक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक देंगे इसको सीक्वेंस को याद करने का, और इसके सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, कौन सा सशस्त्र प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा इसमें प्राणी है जिसको उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा चमगादड़, इसको उड़न लोमड़ी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, मतलब हर्बीवोर्स है और मैमल्स है। तो कौन सा है, दरियाई घोड़ा। सेकंड का हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो गोलाकार कौन सा होता है, कोकस। विब्रियो कॉमा शेप का होता है, बैसिलस रॉड शेप का होता है। कॉकस जो होता है वो गोल गोल होता है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के बाद उसे अवशोषित करता है। तो 4th का आंसर हो जाएगा सी, राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर जो है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो 5th का आंसर हो जाएगा सी, स्कोलियोडॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित
त्रिकोरकी ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिसमें जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉड पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममीय ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉड पाई जाती थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, हर्डमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो टेरिडोफाइटा जो होता है वो प्लांटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ? स्क्विड्स। ठीक है। 9। गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है। कौन सा जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है? 9 का आंसर हो जाएगा एब्स एंड स्तनधारी। मतलब एब्स मतलब चिड़िया और मैमल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। 10th का आंसर हो जाएगा सी, प्रजातियां, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशु में जल संवहनी तंत्र होता है। उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, इकाइनोडर्माटा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्माटा में। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है पोरिफेरा में। निम्नलिखित में से किनमें एक कायांतरण नहीं होता है? निम्न में से किनमें एक कायांतरण नहीं होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, मानव में। अगला क्वेश्चन है 13th। चूहा में 4 कच्छम हृदय होता है। तो मगरमच्छ में कितना होता है? तो 13th का आंसर हो जाएगा बी, मगरमच्छ में भी मगरमच्छ एक एक्सेप्शन है, इसमें भी 4 चैम्बर होता है। बाकी सारे एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्न में से किस पशु को एब्स के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस पशु को एविज मतलब बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, चमगादड़। ये एक मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विषम को चिन्हित कीजिए। कौन सा इसमें विषम है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, जेलीफिश। जेलीफिश एक फिश नहीं है, बाकी सारा यहाँ पे फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। रात्रिचर पक्षी का उदाहरण है। रात्रिचर पक्षी का उदाहरण है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, उल्लू। ये सिर्फ रात में एक्टिव होता है। गोरैया, कौवा, चमगादड़ ये दिन में भी एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है क्योंकि इसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है क्योंकि इसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यूग्लिना। यूग्लिना को ये प्लांट एनिमल कहा जाता है। 18 का आंसर। निम्नलिखित में कौन मीन राशि की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन मीन राशि की श्रेणी में आता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, शार्क। अगला क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? 19 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। स्वच्छ जल में कौन कौन सा होता है? रेहू और कतला। ये सब जो है वो मेरीन वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, रेहू। मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? तो मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? मक्खी का, घरेलू मक्खी का। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ये इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? हाइड्रा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? कैसे हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा मुकुल। हाइड्रा में बडिंग होता है, मुकुलन। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरदहारी है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरदहारी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, केचुआ। कतला मछलियां हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। कतला मछली है तो कतला एक भूतल फीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। टिड्डियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? टिड्डियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ऑर्थोप्टेरा के अंदर आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मलुस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसी रेस्पिंग होता है जिसे कहा जाता है। मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसा रेस्प्रिंग होता है जिसे कहा जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, रेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कॉर्डेट संघ के जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है। कॉर्डेट संघ के जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, इनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं। कौन सा जीव है जिसमें एक से ज़्यादा हार्ट होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में एक से ज़्यादा हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, मानव। ये होमिनिड ग्रुप से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। 30 का आंसर हो जाएगा सी, बिच्छू। बिच्छू एक आर्थ्रोपोडा ग्रुप का मेंबर है। 31 क्वेश्चन है, डैश संघ से संबंधित जीवों को फ्लैट वर्म कहा जाता है। तो कौन से संघ से संबंधित जीवों को फ्लैट वर्म कहा जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रितकृमि। निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो फंगस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मच्छर का एक प्रकार नहीं है। तो 33 का आंसर हो जाएगा लीमुलस। निम्नलिखित में से कौन मच्छर का एक प्रकार नहीं है। तो लीमुलस मच्छर का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मधुमक्खी की कितने आंखें होती है। मधुमक्खी का कितना आंख होता है। तो मधुमक्खी के 5 आंख होते हैं। 34 का आंसर हो जाएगा बी, 5। 35 क्वेश्चन है, कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है। कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, ए एक तरह का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मेढकों के रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है। मेढकों में रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, थायरोक्सिन के द्वारा। मेढकों में रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो थायरोक्सिन। ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ऑक्टोपस डैश समुदाय का एक उदाहरण है। ऑक्टोपस डैश समुदाय का एक उदाहरण है। तो 37 का हो जाएगा डी, ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो भोजन को चबाने में उसकी मदद करती है। लाल कृमियों में एक डैश नामक एक संरचना होती है जो भोजन को चबाने में उनकी मदद करती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, गिजर्ड। गिजर्ड जो होती है वो भोजन को चबाने में उसकी हेल्प करती है। निम्न में से कौन कशेरुक प्राणी नहीं है। निम्न में से कौन कशेरुक प्राणी नहीं है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है। जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, समुदाय निडेरिया। जेलीफिश निडेरिया का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है। तो 41 का आंसर हो जाएगा कौन सा प्रोकैरियोट्स है। तो मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। निम्न में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, मोलस्का। 42 क्वेश्चन क्या चीज़ है, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से कौन सा कशेरुक है। निम्न में से कौन सा कशेरुक है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, नाभिक की झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो डैश समुदाय के अंतर्गत आते हैं। नाभिक की झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो डैश समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, जो मोनेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वर्गीकर श्रेणियों के संदर्भ में शब्द मैमिलिया एक डैश है। वर्गीकर
कर श्रेणियों के संदर्भ में शब्द मैमेलिया क्या चीज़ है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, ए मैमेलिया एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? निम्नलिखित में से सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या चीज़ है? तो सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम को उसको हम लोग दीमक बोलते हैं। आप स्वनियमन के जीव की संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक स्थिर स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, समस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। डैश एक असंतृप्त जानवर है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। डैश एक असंतृप्त जानवर है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, प्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के फाइलम निडेरियन के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के फाइलम निडेरियन के अंतर्गत नहीं आता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, प्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। स्पंज जानवरों के साम्राज्य के फाइलम डैश से संबंधित है? स्पंज जानवरों के साम्राज्य के फाइलम किससे संबंधित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, पोरीफेरा। स्पॉन्जेस पोरीफेरा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो 51 का आंसर है बी, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। पूंछ का उपयोग कैसे करेगा ठंडा रखने के लिए? ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली वेलों में विशालकाय है? निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली वेलों में विशालकाय है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, स्पर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? मानव सदृश लघुत्तम कपि है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, गीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, गीदड़। इसमें खुर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो रंग होता है, तिलचट्टा के जो ब्लड का कलर होता है वो वाइट। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी, विटामिन B3। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, एवोकाडो। एवोकाडो में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। जो माँ का दूध होता है वो नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ का कमी होता है? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, आयरन की कमी होती है, लौह की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। कैलोजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? मज्जा या फिर कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें मृत जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, मृतोपोषित पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, सार्डिन। 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर या मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर या मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट। 9th नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? तो 9th का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन के। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? 10th का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन के। 11th क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 11th का आंसर हो जाएगा बी, डोइजी एंड डैम को। तो 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ये, विटामिन सी, क्योंकि ये साइट्रिक फ्रूट है और जितने भी खट्टे चीज़ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? तो इसका नाम है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में कौन कौन सा होता है? तो WBC, वाटर सोल्यूबल, बी और सी। तो इनमें से कहाँ पे है? विटामिन सी। 15 का हो जाएगा सी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है? तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, यहाँ पे कोबालामिन दिया हुआ है। तो 16 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या एक कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है? तो 17 का हो जाएगा डी, रेनिन। रेनिन एक कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है। 18th क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो बचपन से हम पढ़ते आए, विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट से मिलता है, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। तो ब्रॉयलर चिकन क्या खाता है? तो प्रोटीन के साथ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में ये जो डाइट लेता है वो पूरा भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। अपने आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आहार में क्या सम्मिलित करना चाहिए? तो विटामिन ए को लेना चाहिए। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो पोटेशियम जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व है। नेक्स्ट है 23, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक डैश द्वारा किया गया। पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक ऑनन और स्टुअर्ट के द्वारा किया गया। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कैप्साइनिडोट्स, कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? कैप्साइनिडोट्स, कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब मिर्च में। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण में कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितना विटामिन होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन को। प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड में टूटता है। ठीक है। अगला है 28। विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है। तो विटामिन B12 कहाँ पे मौजूद नहीं होता है? तो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। तो जो वेजिटेरियन है उनमें विटामिन B12, जो वेज आइटम्स होते हैं उनमें विटामिन B12 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? 2021 तक के अनुसार कितने विटामिन मान्य हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, 13। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कौन सा मिलकर प्रोटीन बनाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं में किस समूह से संबंधित है? तो मोनोसैकेराइड हमेशा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सोयाबीन में। प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जा सकता है? प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, 20। हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी किसके उदाहरण है? तो स्टार्च और चीनी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। 34 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, खमीर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा घी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, 1600 से 2400। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस किससे मिलता है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। पोषक तत्व कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? पोषक तत्व कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। डैश में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड होना चाहिए, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। घातक रक्ताल्पा वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B12 होते हैं। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ई। बादाम में विटामिन ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। विटामिन ए से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो खाना बनाने के कारण कौन सा विटामिन तुरंत नष्ट हो जाता है आसानी से? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। 47। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो फर्मेंटेशन के दौरान जो पहला विटामिन जो आया जाता है, उत्पादित होता है, वो कौन सा है? तो 47 का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में घुलनशील नहीं है। तो वाटर सॉल्युबल होता है WBC और फैट सॉल्युबल होता है केड़ा। तो पानी में घुलनशील मतलब फैट में सॉल्युबल है। तो फैट में सॉल्युबल कौन सा है? 49 के एज होगा रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए। हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन है तो केड़ा, KEDA। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी। 51 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी को
रेटिनॉल नहीं बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है 50, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है 53, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। 54, WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचाने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, 30%। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, वसा का। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा सी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है 57, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? 57 का आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? 58 का आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 59 का आंसर हो जाएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B2 क्वाड यकृत तेल में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? किसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा मिर्च में। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन सहायक है? घाव भरने में